नमस्कारम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाईनेस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आपको पार्ट फर्स्ट कैसा लगा इसका? बढ़िया लगा सब में, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अपन ने ना इसको कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? अपन ने इसको मतलब जो 1800 जो 1853 का जो एक्ट था, अपन ने वहां तक उसको कंप्लीट कर लिया था। अपन ने इसमें देख लिए थे कि जो भी पीट्स इंडिया एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, जो कि जो ईआईसी कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे। मतलब ईआईसी कंपनी के ऊपर सीधा सा बात करें, मतलब बोलते सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करें तो उसको अपन देखते हैं कि जो ये एक्ट लाए गए थे क्रांति से पहले वाले एक्ट, वो सारे ईआईसी के ऊपर नकेल कसने के लिए, ईआईसी के ऊपर नकेल कसने वाले एक्ट थे। धीरे धीरे क्योंकि राजा को क्या करना था, ईआईसी कंपनी को खत्म करना था। उसको एक मौका चाहिए था कि हाँ भाई कैसे क्या कंपनी को खत्म करे। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें चाय और चीनी पर प्रतिबंध कर, चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार उसके समाप्त कर दिए थे। वहां से चार पांच कंपनियों ले जाके भेजा, भैया तुम भारत जाओ और व्यापार करो, पैसा कमाओ। जो थोड़ा सा क्या कंपटीशन बढ़े, ईआईसी को दिखे हाँ भाई अब आ गया कोई मैदान में। फिर 1833 का एक्ट आता है, उसमें ईआईसी का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और फिर 50 मतलब इसके बाद जो अब आएगा 1858 का जो एक्ट आएगा, जिसको भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बोलेंगे अपन, तो उसमें ईआईसी को खत्म कर दिया जाएगा, ईआईसी एंड हो जाएगा, ईआईसी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आज इसका अपन पार्ट सेकंड चालू करने वाले हैं, जिसमें अपन बात करने वाले हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का, फिर 92 का, 1909, 1919 ये भी अति महत्वपूर्ण है, 1935 का मोस्ट इंपोर्टेंट ये है क्योंकि अपना जो संविधान है मैक्सिमम जो पार्ट लिया गया वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। तो आइए आज चर्चा करते हैं। एक बार ऐसा करते हैं अपन रिवीजन करते हैं, मतलब सिनॉप्सिस बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स जितने भी पढ़ा है ना उसका शॉर्ट नोट्स बना के एक बार वैसे रिवीजन करते हैं। साथ देना सारे के सारे, क्यों पता है थोड़ा वीडियो लेट हो गया एक दो दिन, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक बार सारे साथ देना, अपन एक बार शॉर्ट नोट्स बनाते सारे के सारे। यहाँ पे लिखते हैं एक्ट। हाँ तो पहले अपन बात करते हैं कौन सा, पहले कौन सा पढ़ा था अपन ने? 1773 का एक्ट, 1773 का एक्ट जिसका क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसको अपन बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट। छोड़ो, सीधा सीधा अपन बात करें 1773 के एक्ट के बारे में। मैं बोल रहा हूँ 1773 का अपन ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या बात पढ़ी थी अपन ने? क्या बात पढ़ी थी कि जो सीधे सीधे मैं लिखता हूँ, समझाना तो क्या है, समझा तो पिछले वाले लेक्चर में दिया था, मैं फटाफट लिखता जाता हूँ। देखो इसमें अपन ने क्या बातें देखी थी। इसमें अपन ने देखा था कि जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर होगा उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेंगे। तो पहला जो गवर्नर था, सॉरी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वो था बंगाल का, बोल रहा हूँ फर्स्ट गवर्नर किसका? बंगाल का। वो कौन था? कैनिंग। अरे कैनिंग था, क्लाइव था। वो कौन था? वो था क्लाइव। और जो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बन के आया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नो कि इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट है इंडिया, नॉट इंडिया। इंडिया का तो दूसरा आएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्लियर? अब क्या होता है कि 1774 में जो कलकत्ता होगी, कलकत्ता में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी। कलकत्ता में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट किस रूल पे? 1+3 का रूल फॉलो करेगा। यानी कि 1 तो होगा मुख्य न्यायाधीश जो कि सीजीआई बोलेंगे, 1 तो कौन होगा? सीजीआई। और जो 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। 3 कौन होंगे? 3 होंगे अन्य न्यायाधीश। क्लियर? अब बात करते कि मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सीजीआई था वो कौन था? एलिजाइम पे। फर्स्ट सीजीआई, फर्स्ट कौन थी? एलिजाइम पे। अभी अपन सारे पूरी एक साथ ही खत्म करते हैं। ये हो ही गया बंगाल का गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल गवर्नर जनरल के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। ये और एक और पॉइंट था कि
एक सेकेंड, हाँ। अब क्या होता है कि अपन ने देखा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ, ना कि बोर्ड ऑफ, क्या बोलो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई थी कि वो देखरेख करेगा कंपनी की, यानी कि ईआईसी की देखरेख के लिए, ईआईसी की देखरेख के लिए, ईआईसी की देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी गई थी। ये देखो तीन चीजें हुई ना, बंगाल गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल, 77 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, 1+3 और 1 हो जाएगा सीजीआई, जो कि फर्स्ट कोर्ट सीजीआई होती है एलिजाइम पे, 3 तो अन्य न्यायाधीश हो गए, और फिर ईआईसी की देखरेख के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। यही था 1773 का एक्ट। इंपोर्टेंट यही था, इंपोर्टेंट तो यही था। अब बात करते हैं 17 यूपेन, सॉरी, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, क्या आएगा, 1773 हो गया, कौन सा आएगा 1784 का, कौन सा पीट्स इंडिया है, 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट। क्यों? क्योंकि पीट्स का नाम पड़ा था, पीट्स का वहां का जो राजा था ना, पीएम, वो था विलियम पी, और इसमें इस समय जो था 1773 का एक्ट, इस समय वो था लॉर्ड नॉर्थ के नाम से, लॉर्ड में लगा था न्यू, इनके आगे क्या अंग्रेज हो गया कि क्या का लॉर्ड लगाना, नॉर्थ। 1774 का पीट्स इंडिया एक्ट क्या होता है, ये देखो, 1781 में जो ब्रिटेन की जो संसद होती है, ब्रिटेन की जो संसद में जो एक अधिनियम बन के आता है, क्यों बनेगा, क्योंकि 1773 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक अधिनियम बन के आता है, जिसको 1781 में पारित होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर यहां से निकल के आता है कौन सा, ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट यहां से निकल के आता है। अब इसमें तीन चीजों, एक चीज रहेगी, अब इसमें जो ईआईसी की जो कार्य होंगे उसको बांट दिया जाएगा, मतलब एक तरह से दो स्टेशन की तरह काम कर रहा है। जो ईआईसी है, ईआईसी कंपनी की जो कार्य है, एक तो कौन सा कार्य था, कौन से थे, फटाफट, एक तो राजनीतिक कार्य था, एक व्यापारिक कार्य था। एक तो था राजनीतिक कार्य, एक था व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य थे, एक व्यापारिक कार्य था। राजनीतिक कार्य को कौन कंट्रोल करेगा, ईआईसी। राज छोड़ो एक बार, राजनीतिक कार्य के लिए पहले बनाया गया था बोर्ड ऑफ क्या, कंट्रोल। राजनीतिक कार्य को कंट्रोल कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक कार्यों के लिए कौन था, व्यापारिक कार्य नहीं की तो व्यापार चलाने के लिए एक बड़ा आदमी होना चाहिए। अपन देखते हैं कि मैक्सिमम जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर क्या करता है, किस मतलब डायरेक्टर यानी कि सिर्फ मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टर एक बड़ा आदमी है, हाँ भाई वो देख रेख करेगा, तो वो व्यापारिक कार्य से अपन डालते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होता। BOC और BOD में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। BOD का मतलब डायरेक्टर क्या आएगा, डायरेक्टर आएगा सिर्फ बड़ा आदमी, मतलब व्यापार से रिलेटेड सबसे बड़ा काम क्या है, व्यापार को देखने के लिए डायरेक्टर आएगा। चलो देखो कि माइंडसेट रखो कि हाँ भाई डायरेक्टर क्या काम करता है, बड़ा काम करता है। बड़ा काम क्या करेगा, व्यापार, बिजनेस का सबसे बड़ा काम होता है। और ये राजनीतिक आगे लड़ाई वड़ाई थोड़ी ना करेगा डायरेक्टर, लड़ाई वड़ाई से क्या मतलब, वैसे मारता वारता है पता है, लेकिन चलता है इतना। ये अपन ने देखिए, अब जो राजनीतिक कार्य होंगे ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटेन, और इसको कंट्रोल करेगा कौन, इसको करेगा ईआईसी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। 1773 कंप्लीट, 1784 का पीट्स इंडिया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा आएगा, फटाफट बोलो, 1813 का एक्ट। अब आएगा 1830 का चार्टर एक्ट। फटाफट ये सिनॉप्सिस बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स एक तरह से, जो एक पेज बना लो आप भी, और क्या स्क्रीनशॉट लेना ना एक बार, जो सीधा खटक मेरे देख रहा हूँ, कैमरा चल रहा है मेरा, थोड़ा सा नीचे वाला नहीं दिखा ना, कोई ना, मैं छोटा कर दूंगा फिर बाद में, एक बार स्क्रीनशॉट ही कर दूंगा, कोई ना। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या बोला गया, ये चीज बातें यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी। हाँ, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें क्या थी, दो चीजें थी। ईआईसी कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करने लग गए थे, क्योंकि
राजा को लगा कि भैया ये कंपनी धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ाती जा रही है, क्योंकि अपनी पावर, जो राजा की पावर और ये ईआईसी, ये राजा है, ये ईआईसी है, तो ईआईसी भी यहाँ पे थी। राजा देखा कि भाई इसको गिराना पड़ेगा। अब जो अंग्रेज होते हैं उनकी एक आदत होती है कि भाई किसी चीज को एक साथ खत्म नहीं करते, उस चीज को धीरे धीरे डीके करते हैं। तो इसका डीके कब होगा? 1813 में। 1813 में राजा बोलता है भैया तुम्हारा काम है अब सिर्फ चाय और चीन पर व्यापार करो, एकाधिकार है, और बाकी तुम्हारा एकाधिकार समाप्त, एंड। और कंपनियां भेज देता भैया तुम जाओ भारत जाके व्यापार करो। अब क्या बोलता है कि चाय और चीन, चाय और चीन के साथ व्यापार, जो व्यापार था उस पर एकाधिकार था, बाकी समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या था? शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि जो ईसाई जो मिशनरी थे उनको नियुक्त किया गया कि आप जाइए भारत जाके ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की गई। ईसाई धर्म का प्रचार के लिए, धर्म का क्या करेंगे? प्रचार। प्रचार के लिए क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति की गई। की नियुक्ति, ये लो 1813 भी खत्म, समझ में आया क्या? 1813 का था चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार था और बाकी समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति कर दी गई। अब कौन सा बचा? 33, फिर 53, 2 बच रहे। मैं देख रहा हूं कि इसको नीचे डाल दूं एक को, हाँ एक को मैं देख रहा हूँ नीचे डाल दूं, कुछ रफ तो ना करना पड़े। चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट। और देखते चले गए आगे, एक बार देख लो एक बार इसको। मैं देख रहा हूँ रफ करने की जरूरत तो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। मैं देख रहा हूँ नीचे या फिर वो दिखेगा नहीं, चलो यही लिखता हूं मैं, यहाँ ये, और 1833 का चार्टर एक्ट, उसको तो एडजस्ट कर देंगे अपन कहीं भी, इतनी सी जगह में उसको एडजस्ट कर देंगे। मैं क्या कैमरा छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा नीचे का दिख जाएगा। चलो 1833 का एक्ट, इसमें क्या बोला गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, यहां से ये बात है यहां से चालू हो रही है। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया गया भारत के गवर्नर में। भारत के गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया। जो पहला कौन था कि जो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो पॉइंट लगाया फर्स्ट, भारत का गवर्नर जनरल। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक है ना, विलियम बेंटिक। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या देखते हैं, ये चीज हो गई और क्या बचा, हो गया विलियम बेंटिक साहब आ गए। मैं क्या पॉइंट छोड़ रहा हूं, हाँ इस समय जो अभी चेंज होने के बाद जो पुराने जो कानून थे उनको बोलते थे नियामक कानून, और जो नए कानूनों के द्वारा जो कानून बने थे उनको बोलते थे एक्ट या अधिनियम, उनको बोलेंगे एक्ट या अधिनियम। इस समय यहां से लिखता हूं मैं, या उसको ऊपर लिख दूंगा नेक्स्ट वाले आर्टिकल को। इस समय जो पुराने कानून थे, पुराने कानूनों को अपन बोलेंगे क्या, नियामक कानून। और जो नए कानूनों से बनेंगे उनको अपन बोलेंगे एक्ट या अधिनियम। अधिनियम लगा दिया, सिर्फ अधि लिख के छोड़ दिया ना। ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। पुराने कानूनों को नियामक कानून, नए कानूनों को क्या कहा गया, नए कानूनों को पुनः कहा दिया एक्ट कर दिया गया।
अब क्या होता है कि बात है 1843 में एक अधिनियम आता है दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, उसके लिए एक अधिनियम लाया गया 1843 दास प्रथा को समाप्त, दास प्रथा समाप्त। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लिनलिथगो, एलिनबरो, वो था एलिनबरो। लिनलिथगो अलग में है। दास प्रथा को समाप्त कर दिया एलिनबरो, ये अपना काम खत्म। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, कहा यहां, चलो नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या होगा कि लास्ट चार्टर होगा यहां, इतना दिख जाएगा क्या कैमरे में? बहुत जगह है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा कवर नहीं हो पाया। अपन बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। इसमें क्या क्या कहा गया था? मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, क्या बोलते हैं लगातार तो गला खराब हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आगे। अपन देख रहे थे ये वाला। इसमें अपने पहली बात कहते थे अंतिम चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था। और सिविल सेवा एग्जाम खुली प्रतियोगिता कर दी गया। जो सिविल सेवा की एग्जाम थी, सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता। इसके लिए क्या होता है कि एक कमीशन बनता है जिसको बोलते हैं मैकाले आयोग। बस और क्या। और पहली सिविल सेवा पास करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये आपका पूरा हो गया। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट चालू करते हैं। रुको एक बार थोड़ा सा छोटा कर दूं उसको। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चालू करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ईआईसी को पकाएंगे। अब ईआईसी तो नहीं ना पढ़ेंगे। टेन तक काउंट करूंगा मैं सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो खत्म करता हूं इनको। अब अपन पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या होगा कि ईआईसी का अंत क्यों होगा? क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, इसलिए अंत हो जाता है। अब वहां का जो राजा था वो इसी फिराक में था कि भैया कुछ ऐसा हो कि जो हम ईआईसी को खत्म करें। उसको ये एक मौका मिल गया। फिर क्या होता है कि ईआईसी का एंड होगा, जो पूरा शासन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया के पास में। अब अपन बात कर रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। जिसको अपन बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पहली बात क्या होती है कि पहली बात अपन देखते हैं कि सीधा पहले ईआईसी को खत्म करते हैं। बीमारी खत्म पहली तो ये कि ईआईसी का शासन खत्म। एंड ईआईसी का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो ये 1858 का जो एक्ट आया था वो एक पत्र में आया था जिसको बोलते हैं दस्तक। वो दस्तक आया इलाहाबाद के किले में। अब वहां से पढ़ने वाला हुआ कैनिंग। अब कैनिंग बोलता है कि भैया देखो मैं पढ़ रहा हूं तो अब मेरे लिए एक चीज होनी चाहिए। बोले क्या? ऐसा करते हैं कि जो अब भारत का जो गवर्नर जनरल है ना उसको चेंज करते हैं भारत के वायसरॉय में। तो मैं ही बनूंगा पहला वायसरॉय। तो फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इसको
फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग था। ज्यादा इंग्लिश निकल जाती ना तो इस कॉल लग जाता है। क्या होता है कि एक पत्र आता है जिसको अपन बोलते हैं दस्तक, वो आएगा कहां पे? इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद के किले में आएगा जहां से फंडने वाला होगा कैनिंग, जहां इसे पढ़ेगा कैनिंग। कैनिंग क्या बोलता है कि ना देखो मैं पढ़ रहा हूं ना तो पढ़ने मैं पढ़ूंगा ना, मैं पढ़ रहा हूं ना तो मेरा एक बात माननी चाहिए क्या कि जो अब भारत का जो गवर्नर जनरल है, कि जो भारत का गवर्नर जनरल जीजी, जीजी मतलब है गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल चेंज हो जाएगा काय में? भारत के वायसराय में, भारत के वायसराय में। फर्स्ट वायसराय कौन था? फर्स्ट वायसराय कौन था? कैनिंग था। ये बिंदी यहां आएगी ना। फर्स्ट वायसराय कौन था? कैनिंग था। देखो यही से एसोसिएशन एंड होता है, पत्र आएगा इलाहाबाद के लिए, पढ़ेगा कौन? कैनिंग पढ़ेगा। फिर भारत का जो गवर्नर जनरल होगा वो बोलता है कि भैया देखो सुनो, पहली बात तो ये है कि मैं पढ़ रहा हूं ना तो पहले मेरी बात माननी पड़ेगी कि भारत का जो गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा, उसको मैं चेंज कर रहा हूं भारत के वायसराय में। अब भारत का जो वायसराय होगा ना वो बढ़ूंगा मैं। अब मतलब वायसराय मतलब क्या हो रहा है कि जो इंग्लैंड का एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन होगा? वायसराय होगा। बोल सकते जो इंग्लैंड का ना, जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड जो ब्रिटेन का जो प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि होगा, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा इंग्लैंड को, मतलब जो सॉरी ब्रिटेन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? वायसराय करेगा। अब जो कैनिंग ने पढ़ा था ना, तो ये मेरे को डेट याद आ गई, इसकी जो डेट थी वो थी 1 नवंबर 1858 को इसने इसको पढ़ा था। तो ये अपना एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि जो मुगल सम्राट अपन देखते हैं, हाँ भाई अकबर, बाबर, जहांगीर, ये सारे मुगल बादशाह थे, इनका क्या है कि मुगल पद समाप्त कर दिया गया। बहादुर शाह जफर वो खत्म कर दिया ना, फिर मुगल सम्राट पद समाप्त। मुगल सम्राट जो पद था उसको कर दिया गया समाप्त। एक ये पॉइंट हो गया खत्म। अब क्या होता है, जो सेना थी, सेना की समीक्षा की जाती है। हाँ भाई कैसे क्या है? सेना की समीक्षा के लिए एक पील कमीशन का गठन होता है। कौन सा? पील कमीशन। सेना की समीक्षा के लिए एक पील कमीशन का गठन होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये मिलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, इन्हीं में जो क्वेश्चन दिख जाएगा कौन सी सेना की समीक्षा के लिए। ये सवाल बन जाएगा कि 1858 का जो अधिनियम था उसमें जो सेना की समीक्षा की गई उसके लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया? पील कमीशन का। ये ऐसे पूछ लेगा पील कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? सेना के लिए किया गया। कहा कि सेना की समीक्षा के लिए, सेना की समीक्षा के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन, ये सारा कंटेंट खतरनाक है भैया। ये देगा, ये देगा, ये देगा। अब अपन ने देख रहे थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कब बना 1784 का जो चार्टर नहीं 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट था, उसमें देखते हैं कि जो ईआईसी की शक्तियां थी, एक तो ईआईसी के तो कार्य बोलते हैं, ईआईसी के जो कार्य थे ना उसको दो भागों में बांट दिया था। एक तो क्या था? व्यापारिक कार्य, एक था राजनीतिक कार्य। तो उसमें एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो उसको क्या कर दिया यहाँ पे एंड, क्योंकि एंड करना ही था, क्योंकि कंपनी के ऊपर लगाया था ना वो, तो कंपनी को कंट्रोल करने की, कंपनी क्या क्या काम कर रही है देख रहे, कितना क्या रेवेन्यू आ रहा है उसको देख रहे करने के लिए। तो क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे एंड कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब तो सीधा शासन रानी के पास में, रानी कुछ भी करे अपना क्या है, ये तो एंड हो ही गया ना। अब क्या होता है कि ये ना एक नया पद आता है भारत सचिव। यहाँ पे क्या होता है, एक नए पद का सृजन होता है जिसको बोलते हैं भारत सचिव।
एक नए पद का सृजन होता है, एक नए पद का सृजन होता है, जिसको बोलते हैं भारत सचिव। ये देखो एक बार, ये बीओसी और बीओडी को समाप्त कर दिया, एक नया पद सृजन होगा, इन्हें नया पद निकल के आएगा जिसको बोलेंगे अपन भारत सचिव। भारत सचिव हो गया। अब क्या होगा कि भारत सचिव होगा ना, इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनेगी। भारत सचिव की सहायता के लिए क्या होगा, एक परिषद बन के आएगी। उस परिषद में क्या होगा कि देखो, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनेगी, तो जो परिषद बनेगी उसमें भारत सचिव तो होगा ही, जो भारत सचिव होगा उसको तो वहां का उस परिषद का हेड होगा, और बाकी बच्चे जो परिषद में 15 मेंबर, यानी कि 15 + 1 16 मेंबर की परिषद बनेगी, जिसमें एक तो होगा भारत सचिव, और जो 16 होंगे ना, तो 16 क्या होंगे, अन्य मतलब जो उसका हेल्प करने वाले होंगे। अब जो भारत सचिव होगा उसका परिषद का हेड होगा। भारत सचिव की मैं तो यहां से थोड़ा ड्रॉ करके बताऊं। भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनेगी। एक परिषद बनेगी, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनेगी। परिषद में क्या होगा, भारत सचिव होगा, एक तो भारत सचिव होगा प्लस 15 सदस्य होंगे। अब जो भारत सचिव होगा ना, वो तो इसका क्या होगा, हेड। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पहले भारत सचिव कौन थे, पहले भारत सचिव कौन थे। देखो एक बार देखो, भारत सचिव है, इस नया पद बनेगा तो उसकी एक परिषद बनेगी उसको हेल्प करने के लिए, तो उसकी परिषद को हेल्प करने के लिए एक परिषद बनेगी। परिषद में क्या होगा, जैसे मान लो एक परिषद है, जैसे मान लो ये कोई भारत सचिव है, इसकी सहायता करनी है, इसकी सहायता के लिए 2 चीजें बनेगी, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इधर वाला जाएगा जो होगा भारत सचिव, जो कि इसका हेड होगा, क्योंकि उसकी सहायता करनी है, और जो 15 सदस्य होंगे वो इस परिषद के मेंबर हो जाएंगे, और जो भारत सचिव रहेगा वो इसका क्या रहेगा, परिषद का हेड रहेगा। कुल मिला के बात ये है। तो भारत सचिव प्लस 15 सदस्य इस परिषद में रहेंगे, और इस भारत सचिव हेड हो ही गया। अब बात करते हैं पहला भारत सचिव कौन था। देखो, इंग्लैंड का एक बॉलर है, क्रिकेट में बात करते हैं पर इंग्लैंड का एक बॉलर है, मार्क वुड बॉलर है ना इंग्लैंड का। मार्क वुड बूढ़ा हो गया वैसे तो, हो गया होगा 38-39 के आसपास का, अभी खेलता है, टेस्ट खेलता है। तो मार्क वुड है, तो मार्क वुड की जगह आएगा चार्ल्स वुड। मतलब पहला भारतीय सचिव वो कौन था, चार्ल्स वुड। यहां लिख देता हूं, क्योंकि नीचे वाला शायद दिख रहा नहीं है फ्रेम में। लास्ट बाउंड्री पे काम हुआ है पूरा, नीचे वाला लास्ट बाउंड्री पे हुआ है। तो 1 सेकंड में एरो लगा लेता हूँ कि हाँ ये यहाँ तक की है। ये हो गया, अपन ने देख लिया। नया पद निकल के आएगा जिसको बोलेंगे भारत सचिव। भारत सचिव की सहायता की एक परिषद होगी, जिसका जो परिषद होगी उसका हेड कौन होगा, भारत सचिव उसका हेड होने वाला है। और पहले भारत अरे यार एक सेकंड, पहला भारतीय या पहला भारत सचिव कौन था, जो भारत सचिव था ना वो बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो था चार्ल्स वुड। कंप्लीट। एक बार इसको आप फटाफट नोट करो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये इतना ही था, ये वाला सिर्फ इतना ही था कि अपन ने क्या करेगा, ये इसी का एंड हो गया। पर एक पत्र आता है जो इलाहाबाद के किले में पढ़ा जाता है, जिसको इलाहाबाद पत्र भी बोला जाता है, या फिर हो गया ना। और फिर इसको पढ़ने वाला कौन था, कैनिंग था। ये क्या बोलता है कि भैया मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मेरी एक बात मानो कि जो भारत का गवर्नर जनरल है वो चेंज हो जाएगा भारत के वायसराय में। अब बनूंगा कौन, मैं ही बनूंगा भारत का वायसराय। अच्छा तुम ऐसे करोगे क्या। तो वेरी फर्स्ट भारत का वायसराय कौन था, कैनिंग था। मुगल सम्राट पद पर क्या हुआ, जो मुगल सम्राट पद था उसको समाप्त कर दिया, यानी कि जो मुगल बादशाह जो पद आते थे चलते हुए उनको एंड कर दिया गया। फिर क्या होता है कि सेना की समीक्षा होती है। सेना की समीक्षा के लिए एक फील्ड कमीशन गठन होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाता है। एक नया पद का सृजन होता है जिसको अपन बोलते हैं भारत सचिव। भारत सचिव होगा, उसकी सहायता करने के लिए एक परिषद होगी। उस परिषद में होंगे 1 + 15 क्या सदस्य, और एक था भारत सचिव खुद। वो भारत सचिव होगा, वो उसका परिषद का हेड होगा। और पहला आदमी या पहला व्यक्ति जो भारत परिषद का हेड था, सीधा सा समझने के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो कोई नहीं, वो कौन था, चार्ल्स वुड था।
तो ये यहाँ पे खत्म हो गया ये 1858 भारत शासन अधिनियम। अपन अब बात करेंगे 1861 के अधिनियम की। 18 इसको चलो पहले बात इसको नोट कर लो, मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं 1861 का एक्ट। सिर्फ मैं यहाँ पे सनी चेंज करूंगा, तब वापस लिखूंगा। अब तो 1861 की 3 बातें क्या, 1861 की 3 बातें सीधी याद रखो। इसके इतना बड़ा था खत्म। अब क्या आता है 1861, सीधी सी याद रखो। हाँ भाई जो 1861 है ना उसकी सिर्फ 3 बातें याद करनी है। जैसे अपने देखा, हाँ भाई आप रिवीजन कर रहे हो, 1858 आया खत्म हुआ, उसके बाद सीधा मन बना चाहिए 1861 की 3 बातें, बस 3 बातें। क्या 3 बातें? 1861 की 3 बातें। कितनी बातें? सिर्फ 3 बातें। क्या होता है कि 1861 से पहले 1860 में 1860 में क्या होता है कि एक बीमारी थी जेम्स विल्सन। उसने क्या किया कि ब्रिटेन की जो संसद है ना उसमें एक बजट प्रस्तुत किया। पहली बार बजट प्रस्तुत किया था 1861 में। क्या होता है कि 1860 में जेम्स विल्सन ने, कौन था? जेम्स विल्सन। 1860 में क्या होता है, जेम्स विल्सन ने ब्रिटेन की जो संसद है उसमें बजट प्रस्तुत किया पहली बार। ब्रिटेन की संसद में बजट प्रस्तुत किया। हाँ तो अपन ने देखा कि 1860 में क्या होता है कि जो जेम्स विल्सन था उसने क्या किया, ब्रिटेन की जो संसद है उसमें पहली बार बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करेगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगला पॉइंट, एक क्या होता है पोर्टफोलियो सिस्टम होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली, वो चालू कर दी गई। वो बताता हूं क्या बीमारी है, पहले लिख दो एक बार। हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम चालू कर दिया गया। ये क्या होता है कि इसके हिसाब से क्या होता है, जो कैनिंग था ना उसने बोलता है कि भैया जो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या काम, कैसे काम करेगा कि कोई भी एक व्यक्ति है वो क्या करेगा कि कोई भी एक विभाग, मतलब विभाग तब अलग अलग थे तो कोई ये डिपार्टमेंट बोलते, थोड़ा विभाग की जगह डिपार्टमेंट बोलते हैं। कोई भी एक पर्सन होगा वो एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लो कि ये कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कोई ये ये एक आदमी है। यहां कोई एक डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो राजस्व विभाग है, राजस्व से संबंधित है, राजस्व, ये तो इसको कंट्रोल करेगा। एक हो गया सेना। अब ये जो व्यक्ति है ना ये क्या कर सकता था कि ये ना इस विभागीय प्रणाली चालू कर दी गई, इसके अंतर्गत ये इसके तहत क्या काम करेगा, इसके पास ये एक व्यक्ति ना, पहले एक व्यक्ति एक को कंट्रोल नहीं, मतलब पहले एक पे एक था, तो ये देखो एक पे एक, अब एक पे 2, मतलब एक व्यक्ति ना या तो इस एक विभाग को कंट्रोल करेगा या इसको भी कंट्रोल करेगा, या क्या होगा कि एक व्यक्ति है ना इसके साथ साथ इसको, जितने विभाग है यानी कि एक व्यक्ति एक या एक से एक व्यक्ति एक या एक से अधिक विभागों को कंट्रोल कर सकता है, नहीं उसका हेड बन सकता था। ये उसका क्या बनेगा, हेड। तो ये थी विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि एक व्यक्ति एक से एक या एक से अधिक विभागों का हेड बन सकता था या उसको कंट्रोल कर सकता था। तो ये थी विभागीय प्रणाली, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। अब एक क्या था कि अब देखो 1860 में जेम्स विल्सन ने पहले ब्रिटेन की संसद में क्या कर दिया, बजट प्रस्तुत कर दिया। बजट प्रस्तुत कर दिया तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी आई जाएगी। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल, मतलब याद करने का तरीका है। क्या होता है कि 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार ब्रिटेन में संसद में बजट प्रस्तुत कर दिया। अब आएगा अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की, ये सारे इंपोर्टेंट सवाल है। ये क्या है कि पॉइंट होते हैं जो याद थोड़ा मतलब कनेक्ट कर लेते हैं ना, मतलब हाँ कनेक्ट हो गया ये। हाँ भाई संसद आया, संसद में आप अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, संसद बढ़ाती है अध्यादेश, कनेक्ट हो गया ना।
थोड़ा ये, हाँ भाई 1861 में 2 चीजें तो हो गई, तीसरी क्या थी, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, 3 चीजें हो गई। मैं ये एक ही बात बोलता हूँ, 1861 की सिर्फ 3 बातें, 1861 की सिर्फ 3 बातें, फटाफट इसको नोट करो, और ये हो गया पूरा कंप्लीट, 1861 कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे 1892, 1892 की सिर्फ 2 बातें, चलो रफ करता हूं मैं, 1892 की सिर्फ 2 बातें, और क्या है, देखो 1861 की 3 बातें, 1892 की 2 बातें, बस बात खत्म। अगले वाले जो एक्ट आएंगे ना, 1909, 1919, 1935, खूब बातें करेंगे उसमें, उसमें बहुत बातें होगी। एक से 2 कितना हो गया, कैमरा चल ही रहा है, मेरे को लगा कैमरा स्टॉप हो गया, चलो कोई ना। 1892 की क्या, सिर्फ 2 बातें, 1892 की 2 बातें, यानी क्या होगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आ जाएगी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। उसको अभी जो 1909 का एक्ट आएगा ना, उसमें आपको थोड़ा और आगे इसको लंबा करके बताऊंगा, क्योंकि उसको मेरे को बताना है, तो उसमें बात करेंगे। 1892 के भारत संविधान नियम में क्या, सिर्फ 2 बातें। पहला क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, उसकी शुरुआत की। और दूसरा पॉइंट क्या आता है, बजट अपन ने पेश कर दिया, बजट पेश हो गया, बजट के बाद में उसी में अपन ने अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी करने के बाद में क्या होगा, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, बजट पर, जो बजट था, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, विचार विमर्श करने का अधिकार। देखो अपन देख रहे बजट में ना धीरे धीरे चीजें निकल के आ रही है, अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश जारी के बाद में क्या होगा, बजट पर धीरे धीरे नेक्स्ट एक्ट में 1892 में अपन बात कर रहे हैं कि बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दे दिया। अब इसके बाद जो एक्ट आएगा ना, उसमें क्या होगा, बजट पर पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार आ जाएगा, मतलब एक एक स्टेप निकल के आ रहा है नया। पहले बजट आया, फिर उसी में अपन ने अध्यादेश कर दिया, अध्यादेश के बाद अब बजट पर है ना, क्या हुआ कि थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, हाँ भाई जो अदर पार्टीज है वो भी आपस में थोड़ा, हाँ भाई क्या अपन ने सही किया, क्या गलत किया, थोड़ा सा अपन बातें करेंगे इस पे। तो बातें कब करिए अपन ने, 1892 पे, बजट पर बातें कब करेंगे, 1892 पे। अब इसके जो एक्ट आएंगे उस पर क्या होगा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल जाएगा, मतलब कि हाँ भाई तुमने ये किया तो इसके तुमने ये क्यों किया, मतलब ऐसे अपोजिट जो क्वेश्चन किए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। तो ये बार 1892 आप नोट करो। फिर अपन बात करते हैं 1909 के एक्ट के बारे में। 1 2 3 4 5। अब जो 1909 का एक्ट, चलो फिर बात करते हैं एक बार ये लिख दूं मैं आगे चालू कर देता अभी यहां से। 1909 का एक्ट, जो 1909 का जो एक्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं मार्लेमेंटो एक्ट, इसी को अपन बोलते हैं मार्लेमेंटो एक्ट, मार्लेमेंटो एक्ट। अभी देखो मार्लेमेंटो ये बोलोगे क्या बीमारी आ गई है, 1909 का तो ये 12 शासन अधिनियम पढ़ रहे थे, लेकिन ये मार्लेमेंट आप तो बता के क्या कर दिए। अरे भैया यार ये क्या बता रहे हो आप, मार्ले क्या बीमारी आ गई, मिंटो क्या बीमारी आ गई। अभी तो बीमारी दूर करता हूँ, जो मार्ले बीमारी थी ना, मार्ले पार्ले नहीं है, थोड़ा पार्ले नहीं, मार्ले क्या है, ये है भारत सचिव। मार्ले क्या है, मार्ले है भारत सचिव। और जो मिंटो है, मिंटो भैया वायसराय है, इज्जत दो थोड़ी सी। मिंटो कौन है, वायसराय। और आया समझ में। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं क्या कि इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि जो मतलब उस समय चालू की थी मुसलमानों के लिए। मतलब क्या होगा, कोई एक एरिया होगा उसमें मुसलमान होंगे, तो क्या होगा कि जो प्रत्याशी होगा, जिसको बोलते हैं प्रत्याशी, जो खड़ा होता है चुनाव लड़ता है, तो वो लड़ने वाला जो कैंडिडेट होगा वो क्या होगा, मुसलमान होगा, वो मुस्लिम ही होगा। अब जो वोट करने वाले जो कैंडिडेट होंगे वो भी क्या होंगे, मुस्लिम होने चाहिए, वो भी क्या होंगे, मुस्लिम होंगे। वो होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली।
लिखते हैं, बस धीरे धीरे लिखते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। अब इस समय वायसराय कौन है? देखो क्वेश्चन बन के आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है, मतलब किसने इसका निकाला, मतलब देख रहे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का फादर कौन है? ये था मिंटो, क्योंकि वायसराय है, मिंटो है तो वायसराय है, क्योंकि वायसराय है। अब ये क्वेश्चन निकलता है कि सांप्रदायिक प्रणाली का जनक, मतलब यहां से लिख देता हूं मैं, एक जनक लगा देता हूं, ये यहां से क्वेश्चन भी है, मतलब आप स्टार मार्क कर लेना। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा आपको थोड़ा लगेगा मुसलमानों के लिए, यानी कि कोई एरिया होगा उसमें मुसलमान होंगे तो क्या होगा, कोई भी जो कैंडिडेट खड़ा होगा, खड़ा होने वाला सिर्फ मुसलमान ही होगा उस एरिया में, कोई अदर कास्ट का कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो वोट देने वाले भी मुसलमान ही होंगे। वो था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, उसकी शुरुआत करी मुसलमानों के। देखो थोड़ा आप समझ जाओगे, हाँ भाई ये भैया ने बताया था, ये चीजें थी। अब सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कौन था? मिंटो। ये यहां से क्वेश्चन है, अरे कहां पूछा है, सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन घूमते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जनक कौन थे? मिंटो थे, 1909 में एक्ट में आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब क्या होता है कि जो वायसराय था, अब ये क्या हुआ कि देखो जो 1857 की जो क्रांति होती है, उसके बाद में इन्होंने देखा कि भैया आप अपने ऐसी क्रांति दोबारा ना हो, इससे बचने के लिए कि अपन ने क्या गलतियां की थी। पहले उनकी गलतियां क्या थी? पहले उनकी गलतियां थी कि वो है ना, मतलब जो भी प्रशासन था उसमें ना कोई भी भारतीय को शामिल नहीं करे। जो हाई पोस्ट होती थी उनपे भारतीयों को रखते थे, नीचे वाली पोस्टों पे, हाई पोस्टों पे नहीं रखते थे। अब ये देखा कि ये क्रांति के बाद में कि भैया अगर हमें भारत में शासन करना है ना, तो भारतीयों की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। भारत में शासन करना है ना, तो भारतीयों की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि वायसराय के पास अधिकार आ गया था कि वो मतलब किसी भी इनको मनोनीत कर सकता था। हाँ भाई इनको मैंने मनोनीत कर दिया है, अब आएंगे देखेंगे तभी तो इनका चलेगा, वरना वापिस 1857 की क्रांति हुई थी वैसी कोई क्रांति वापिस हो जाए। अब वैसी क्रांति ना हो तो इनको हाई पोस्टों पे रखो, मनोनीत करने लगी उनको, यानी कि सीधा बिठाने लगे, सीधा उनको बिठाने लगे। हाँ भाई आप देख रेख करो, मैं देखो आओ। तो क्या होता है कि वायसराय, क्वेश्चन बनता है कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी में सवाल है भी, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ यार, ना बहुत धीरे चल रहा है, अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है, बहुत धीरे चल रहा है क्योंकि अब वीडियो चल रहा है 1 घंटे प्लस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है अपन। वायसराय कार्यकारिणी शामिल होने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, पहले भारतीय थे। और ये थे वित्त के सदस्य थे, ये थे विधि सदस्य के रूप में थे। तो आप फटाफट देखो एक बार, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब क्या होता है कि जो बजट था, बजट पर पूरा प्रश्न पूछेगा, मैं बोला बजट पर पूरा प्रश्न पूछेंगे, तो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको दे दिया गया था। अब क्या होता है कि जो गांधी जी थे, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चालू कर दी थी, वो बोलते हैं कि रुको पहले अपन बात करते हैं मिंटो साहब ने क्या कहा था, फिर गांधी जी ने क्या कहा था इस पे। पहले बात करते हैं मिंटो पे। मिंटो ने क्या कहा था? मिंटो ने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। मिंटो बोलता है कि हम
नाग के दांत बो रहे हैं। ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये किसका स्टेटमेंट था। हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भी भीषण होगा। इसका फल भी भीषण होगा, क्योंकि इनको पता है भाई ये चीज गलत है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये देख रहे थे कि भैया अब देखो, अपने पहले क्या हो रहा था कि जो भी काम कर रहे थे, पर कोई भी आंदोलन कर रहे थे, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी सारी मतलब बोलते कास्ट के लोग हैं, वो सारे एक साथ होकर फिर कर रहे थे आंदोलन। इनको लगा था भाई जब तक ये इकट्ठे है ना, इनको करो, जब तक इकट्ठे है ना तब तक हम यहाँ पे शासन करना मुश्किल है। इनको तोड़ के रखो, इनको तोड़ के रखो। तो पहला प्रयास किया गया तोड़ने का मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। फिर इनके मध्य थोड़ा सा वो आएगा, सेल्फिश आएगी, हाँ भाई है यार कुछ है, अपने लिए किया जा रहा है, अपन अलग होते जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है अपने लिए, अपना आगे निकल रहा है समाज। वो ऐसे भावना निकलने लग गई थी। गांधी जी ने क्या बोला था इसके बारे में? गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी बोलते हैं कि सर्वनाश करने वाला अधिनियम, सर्वनाश करने वाला अधिनियम। ये इसके बारे में बात हो गई। 1909 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पार्लियामेंटो सांप्रदायिक निर्वाचन पर शुरुआत करने वाला कौन था? जनक था मिंटो, और शुरुआत कर दी गई। वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बजट पर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार। मिंटो ने कहा था कि हम नाक के दांत हो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। गांधी जी क्या बोलते हैं? सर्वनाश करने वाला अधिनियम था। तो ये फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को स्टॉप कर लो, फिर से इसको नोट कर लो फटाफट। फिर अपन करते हैं 1919 का एक्ट, जिसको अपन बोलेंगे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। चलो 1 2 3 4 5 रफ कर रहा हूं। अब अपन पढ़ेंगे अगला 1919 का एक्ट, जिसको बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ये क्या हुआ कि 1919 में आ तो गया, लेकिन इसको जो लागू करने में ना 2 साल लग गए। 1921 में क्या होता है? लागू होता है। बात है 1919 के एक्ट की। 1919 का जो एक्ट था उसको बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या अधिनियम। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में क्या होता है? वही माउंटेन्यू क्या बीमारी हो, ऐसे देख रहे हो वीडियो में बैठ के, ऐसे देख रहे हो क्या बता रहे हैं यार, ये माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड क्या बीमारी चल रही है। माउंटेन्यू कौन था? वही भारत सचिव। माउंटेन्यू कौन था? माउंटेन्यू था, माउंटेन ड्यू नहीं है भाई, माउंटेन्यू है, भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। अब क्या होता है कि ये जो एक्ट था ना, वो 1919 में लागू, 1921 में लागू हुआ था। 1921 में लागू हुआ था। ये एक थोड़ा सा लिख दो, यहाँ पे लिख लो चाहे ये, क्यों मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए आज बहुत ज्यादा। इस वाले में तो बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि बड़ा है बहुत। अब क्या होता है कि जो प्रांत थे, एक प्रांत होगा एक केंद्र होगा। प्रांत में क्या चालू कर दिया? द्वैत शासन, ड्युअल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अभी जो द्वैत वर्ड कहां से आ रहा है यार? ये ड्युअल सिस्टम, जो ड्युअल वर्ड निकल के आया ना, ये यूनानी वर्ड है। ये यूनानी वर्ड है ड्वैत। जो ड्युअल सिस्टम है ना, द्वैत शासन, जो द्वैत वर्ड है वो है यूनानी वर्ड। तो अपन देखते हैं कि जो प्रांत है, प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया, ड्युअल सिस्टम। सिस्टम स्टार्ट कर दिया, शुरुआत। अब ड्युअल सिस्टम क्या कर दिया गया, कैसे चालू किया गया? ये थे विषयों के आधार पर। जो प्रांतों में जो द्वैत शासन चालू किया गया वो था विषयों के आधार पर। मतलब विषयों के आधार पर बांट दिया। एक तो होता है आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। बात करते हैं लोग प्रांतों में द्वैत शासन चालू किया। द्वैत शासन था ना, वो विषयों के आधार पर बांट दिया था। एक तो था आरक्षित विषय,
एक तो क्या होगा, एक तो होगा आरक्षित विषय, एक होगा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। एक तो था आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। ये और ये। अब जो मतलब देखो, इनको कंट्रोल कौन करेगा? दोनों को कंट्रोल करेगा कौन? वायसराय। अरे हाँ, दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? दोनों कंट्रोल करेगा वायसराय। लेकिन इस आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में जो इसका जो हेल्पर होगा, जो उसको हेल्प करेगा, हेल्प करने वाला अलग अलग होगा। जो आरक्षित विषय में होगा ना, वो तो होगा एक कार्यकारिणी परिषद। जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, वो इसको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। और जो हस्तांतरित विषय, अब जो वायसराय के जो मंत्री है, जो कि विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, तो वो उसको यहाँ पे कौन करेंगे? वो उसको हेल्प करने वाले हैं। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय में कौन आएगा? गवर्नर आएगा। आरक्षित में गवर्नर है, लेकिन गवर्नर की हेल्प कौन करेगा? कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी। आरक्षित विषय पे गवर्नर तो काम करेगा, लेकिन कार्यकारिणी परिषद के साथ मिलकर काम करेगा। और हस्तांतरित विषय में भी गवर्नर रहेगा तो गवर्नर ही। लेकिन अब इसका हेल्प कौन करेगा? इसके जो मंत्री होंगे, जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। एक सवाल बन गया, कैसे? पहली बार उत्तरदायी शब्द का यूज किया गया यहां पे, यहां से एक क्वेश्चन बना। पहली बार उत्तरदायी शासन लिख लेते हैं का यूज। इंपोर्टेंट सवाल कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का यूज कौन से अधिनियम में किया गया था? अधिनियम था 1919 का, अधिनियम में किया गया था। ये देख लो, विषय थे आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। दोनों कंट्रोल करेगा, दोनों कंट्रोल करेगा, गवर्नर कंट्रोल कर रहा है। इधर कौन करेगा? इधर करेगी सिर्फ कार्यकारिणी परिषद, जो इसकी परिषद है। और इधर कौन कंट्रोल करेगी? जो मंत्री है, जो विधान परिषद के लिए क्या है? उत्तरदायी है। लेकिन क्या होगा कि जो उत्तरदायी वर्ड है, वो पहली बार यहाँ पे निकल गया है। पहली बार उत्तरदायी शासन का यूज किया गया कौन से अधिनियम में? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। बताओ, आया मजा? कंटेंट देखो आप, कंटेंट का लेवल कहां लेवल है? तो पेड कोर्स का है, पेड कोर्स का कंटेंट चल रहा है पूरा फुल एनसीईआरटी। चलो 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 चलो, फटाफट नोट कर लो इसको। अब थोड़ा अपन देखते हैं यहां से क्या क्या कुछ ये बोलेंगे आरक्षित विषय में क्या क्या आ सकता है। एक हो गया आय, इनकम, व्यय, आय, व्यय, राजस्व और पुलिस। ये व्यय का हो, आय हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस हो गया। आय, राजस्व, पुलिस। और इधर जैसे हस्तांतरित विषय क्या थे? जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, यहां पर लिख सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दो चीजें हस्तांतरित विषय में लिख सकते हैं। अब बात करेंगे अपन केंद्र की। केंद्र में क्या होगा कि द्विसदनात्मक, केंद्र में होगी द्विसदनात्मक प्रणाली। जैसे इसमें डबल बटा है ना, केंद्र डबल बटा है। जैसे अभी चल रहा है लोकसभा राज्यसभा, तो दो चलेंगे, लोकसभा राज्यसभा। पहले आप इसको फटाफट इसको नोट करो, मैं 10 तक काउंट कर रहा हूं, 5 तक ही करेंगे। 1 2 3 4 5। चलो 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 चलो। एक तो होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। एक सेकंड, सॉरी कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। केंद्र में क्या हो रहा है? सदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक प्रणाली। केंद्र में चालू हो रही है भैया क्या? द्विसदनात्मक प्रणाली। इसमें क्या होता है? दो भागों में बटेगा। जैसे द्विसदनात्मक यानी दो सदन होंगे, सीधा सीधा जाते हो, दो सदन है। एक तो जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा, सेम यहाँ पर लिख लो, लोकसभा लिख लो, इधर लिख लो, इधर तो आएगा राज्यसभा, इधर आएगा लोकसभा। राज्यसभा को अपन बोल रहे थे, राज्यसभा को क्या बोले? राज्यसभा को हम बोल रहे थे राज्य परिषद।
राज्यसभा बोला जा रहा था राज्य परिषद। और जो लोकसभा आता है इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधान सभा। जैसा राज्य परिषद हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और ये केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। अब भाई सीट बढ़ेगी कि कितने कितने लोग रिजर्व है, मतलब कितने कितने यहाँ पे सीट कितनी, यहाँ पे सीट कितनी। जैसे देखो केंद्रीय द्विसदनात्मक प्रणाली, राज्य परिषद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा के लिए हो गया केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राज्य परिषद में सदस्य होंगे चलाने वाले। राज्य परिषद में कितने होंगे सदस्य होंगे, ये होंगे 60 सदस्य। यहाँ पे होंगे 60 सदस्य। 60 सदस्य यहाँ पे होंगे और इनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और केंद्रीय जो विधानसभा है इसमें होंगे 145 सदस्य, 145 सदस्य। इसमें होंगे 145 सदस्य और 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। 3 वर्ष का क्या होगा कार्यकाल। अब देखो राज्य परिषद 60 सदस्य, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल, और केंद्रीय विधानसभा उसमें होंगे 145 सदस्य और 3 वर्ष का इनका कार्यकाल, 5 वर्ष 3 वर्ष। अब इनके मध्य क्या होगा, चुनाव होगा। इनके मध्य क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब भैया दोनों में है, चुनाव तो हो गई, चुनाव होता है, चुनाव होगा। एक तो देखो अध्यक्ष बन के आएगा, एक उपाध्यक्ष बन के आएगा। एक तो बन के आएगा अध्यक्ष। अध्यक्ष अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष आएगा ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय है। अध्यक्ष अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष कौन था, ये था फ्रेडरिक वाइट। फ्रेडरिक वाइट तो इसका अध्यक्ष था। और जो उपाध्यक्ष था, ये मार्कर मोटा हो गया यार, खुल गया मार्कर आगे से, तो मोटा लिखा जा रहा है, तो मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा। अध्यक्ष तो था इसका फ्रेडरिक वाइट, और जो उपाध्यक्ष था वो था सच्चिदानंद सिन्हा। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है भैया, उपाध्यक्ष वाला पूछ लेगा। सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन होगा, फ्रेडरिक वाइट, और उपाध्यक्ष होगा सच्चिदानंद सिन्हा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे को नेक्स्ट फ्रेम काम लेना है। अभी कम से कम 15 मिनट की और क्लास रहेगी। अभी कम से कम भी 15 मिनट की और क्लास रहेगी। चलो मैं रफ कर रहा हूं ना। एक अब क्या होगा कि इसी में क्या होता है कि जो भारत, अब पर जो भारत है ये डोमिनियन है। अभी जो आगे जो वर्ड आएगा ना 1947 का जो आएगा उस अपन डोमिनियन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि आजाद होने के बाद 2 डोमिनियन बनेंगे, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। तो अपन बात कर रहे हैं 1919 में ये हो गया। हाँ, अब अपन पढ़ रहे हैं PSU, पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी आयोग की स्थापना के लिए एक ली कमीशन बनता है, एक बनता है ली आयोग, एक बनता है ली आयोग। इसकी ली आयोग बनता है, इसकी स्थापना करता है। तो ये लोक सेवा आयोग के लिए ली आयोग बनता है। लोक सेवा जो आयोग है, आयोग उसकी स्थापना के लिए उसकी स्थापना के लिए एक ली आयोग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ली कमीशन, वो क्या बनता है, ली कमीशन बनता है। और 1926 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो फर्स्ट हेड था, इसका जो PSU पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फर्स्ट हेड था वो कौन था, फर्स्ट हेड सर रॉस बर्गर।
वो था सर रॉस बर्गर। इसका हेड कौन था? सर रॉस बर्गर। इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो पीसीएस है, लोक सेवा आयोग, पहला तो बनता है लोक सेवा आयोग का जो किसकी सिफारिश से बना था? वो था ली कमीशन, ली आयोग, ली कमीशन के आयोग में बना। और कब बना? 1926 में बना। और इसका जो हेड था पीएसयू का, वो हेड कौन निकल गया? हेड निकल के आया था सर रॉस बर्गर। ये काम खत्म। अब इसमें क्या होता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अब क्या होता है कि बात है 1925, बात है 1925। जो भारत सचिव था वो क्या हुआ कि एक भारतीय भी बना। भारतीय सचिव, अरे यार रुको 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 रुको, भारत सचिव नहीं था, सॉरी, केंद्रीय विधान परिषद का हेड 1925 में, केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय हेड। ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं थोड़ा सा इसमें। केंद्रीय विधान परिषद में भारत सचिव, नहीं 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 नहीं, नहीं। कि अपने जो भी बनाया था ना उसमें जो केंद्रीय विधान परिषद इधर वाला था, कि अपन ने देखा ना केंद्र में द्विसंसद प्रणाली चालू कर दी गई थी, तो उधर जो बन रहा था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद 1925 की बात है कि केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के पहले भारतीय अध्यक्ष वो थे विट्ठल भाई पटेल। वो थे विट्ठल भाई पटेल बने। ये इंपोर्टेंट सवाल है। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल बने। ये काम कंप्लीट। अब क्या होता है कि एक था एकवर्थ कमीशन, एक था एकवर्थ कमीशन। वो क्या बोलता है? ये वो बीमारी आगे बोलता है कि जो रेल बजट है ना, उस रेल बजट को आम बजट से अलग करने का प्रावधान लेके आता है। एकवर्थ कमीशन था, वो क्या बोलता है कि रेल बजट है उसको क्या करो आप आम बजट से अलग कर दो, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दो। तो क्या आता है? एकवर्थ कमीशन। ये लास्ट पॉइंट है इसका। एकवर्थ कमीशन की एक मांग रहती है, मांग क्या है? प्रावधान कर दिया था इसने कि जो रेल बजट है, ये बोलता है कि भैया रेल बजट को आम बजट से अलग करने का प्रावधान। अब क्या हो गया? रेल बजट आम बजट, आप भी सोच रहे हो मतलब ऐसे हो गए, ऐसा देख रहे हैं ये क्या है? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दी। ये तो पता है एकवर्थ कमीशन चलता है नाम, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दी। देख रहे हो रेल बजट क्या बीमारी है? मतलब क्या होता था कि जो केंद्र का जो बजट है, रेल बजट यानी केंद्र का जो बजट है राज्य के बजट से अलग, मतलब अलग कर दो। केंद्र का और राज्य का एक साथ मत रखो, केंद्र का बजट राज्य के बजट से अलग कर दो। ये राज्य होगा ना, अब वो खुद का बजट खुद बनाएगा। हमारी दिक्कत नहीं है केंद्र वालों की, राज्य होगा खुद का बजट खुद बनाएगा। तो ये था ये, तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम खत्म। अभी आप कम से कम 15 मिनट 10 मिनट मान लो, 10 मिनट में ये एक्ट खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। हो, ये था सबसे बड़ा वाला। अब आएगा सबसे खतरनाक, अब आएगा सबसे खतरनाक वाला 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से जो अभी जो भारत का जो संविधान है ना, उसका मैक्सिमम पार्ट है ना 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से लिया गया है। तो आप फटाफट लो, पानी वानी पी लूं, तो बोलते हैं ना लगातार तो क्या है, गला खराब होता रहता है। चलो 10 तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चलो चलो चलो, अब बात करते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। ये थोड़ा है, बस फिर तो अगला वाला 40 होना, तो बस उसमें डेट्स ही है, 4-5 तो हो गया, बस हो गया डेट ही है उसमें। अपन बात करते हैं 1935। 1935 का एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, इसकी होती है, इसमें धाराएं, भाग और अनुच्छेद, धाराएं, भाग और सॉरी अनुसूची लिख करके आती है। सीधे लिखो, इसमें याद करने वाला है सारा। इसमें क्या होता है कि 14 भाग 321, तो 14 भाग 321 धाराएं, 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूची इसके अंदर आती है। 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूची। अब जो प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर देता है, केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर देता है। प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन होता है, वो होता है समाप्त। और जो केंद्र होता है, केंद्र में द्वैध शासन वो होता है स्टार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब देख लो कि प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो द्वैध शासन है उसको स्टार्ट कर दिया गया। अब क्या आता है कि एक है ना अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। ये देखते हैं कि भैया अपन करते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना। एक तो होगा रियासत, एक तो होंगे रियासत और एक होगा राज्य। अब क्या होगा कि इन दोनों को एक इकाई मान लिया गया, हाँ भाई ये दोनों है एक इकाई पे काम करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, दोनों क्या होंगे, एक इकाई पे काम करेंगे। अब इसकी जो शक्तियां है ना, उसको है ना देखो, एक तो संघ, इसकी जो शक्ति है उसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो था संघ, एक था संवर्ती और एक था राज्य। मतलब संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। मतलब एक तरह से शक्तियां थी, सूचियों में बांट दिया किसमें कितनी क्या शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन जो रियासत थी वो कभी इसको अपना नहीं पाई, क्यों मना करती थी, भैया हमें नहीं लेना, इस जो आप लेके आए हो ना इसको हम नहीं अपनाने वाले, हम हमारे जो रियासत उस पर इसको अप्लाई नहीं करने वाले। मैं एक बार देख रहा हूँ, इसको रफ कर दूं। एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, मैं इसको रफ करूंगा एक बार। ये बोलते अखिल भारतीय संघ की स्थापना, लेकिन कभी हो नहीं पाई। संघ की स्थापना लेकिन कभी हो नहीं पाई। ये पूछ लेता है कि 1935 कौन से अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने वाले थे, की जा रही थी 1935। इसमें क्या होता है कि मतलब जो शक्तियां होती, इसमें क्या होता है, मैं यहां लगाता हूं इसकी जो शक्तियां थी, एक सेकेंड, छोड़ो, ये जो था इसको अपन 2 भागों में यहां से बांटते हैं, ये ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना कर दी। ये एक तो होगा यहाँ पे, तो आएगा एक तो राज्य, एक होगा रियासत। इन्होंने क्या देखा कि राज्य और रियासत को मान लेते हैं अपन एक इकाई माना, राज्य और रियासत को माना एक इकाई माना कि भाई देख इनको क्या करना है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी बहुत बड़े लेवल पे। ये देखते हैं भैया राज्य अलग है, रियासत अलग है, ब्ला ब्ला है। अब इनको क्या करते हैं, एक ही मान लेते हैं कि भैया राज्य और रियासत सब एक है। पहले रियासत ये स्वीकार नहीं कर रही भैया हमें एक नहीं होना, राज्य जो रियासत है वो स्वीकार नहीं कर रही हमें एक नहीं होना। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है, 2 भागों में बढ़ता है, राज्य और रियासत। अब ये जो होता है अखिल भारतीय संघ में क्या होना था कि इनको माना एक इकाई, इनको मानना था एक इकाई, लेकिन नहीं मानते। अब इनकी जो है ना सूचियों में विभाग करते हैं, सूचियों की लिस्ट, एक तरह से इनको लिस्ट में डिवाइड करते हैं, सूचियों में इनको बांटते हैं। जैसे एक तो हो गया, यहाँ पे हो गया संघ सूची, यहाँ पे तो आएगा संघ सूची, एक होगा समवर्ती सूची,
एक तो होगा संघ सूची, एक होगा समवर्ती सूची, एक होगा राज्य सूची। एक होगा राज्य सूची। ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब एक तरह से ये सूची को लिस्ट बोल सकते हैं अपन, लिस्ट है कि संघ हो गया यूनियन, यूनियन लिस्ट हो गया, समवर्ती होता है कॉनकरेंट लिस्ट, संघ ये समवर्ती होता है कॉनकरेंट, और राज्य हो गया स्टेट लिस्ट। क्या संघों को डिवाइड, संघ में दी इसने 59, पहले दी 59, दूसरे वाले को दी 36, और जो तीसरा वाला था उसको दिया 54, इसको दिया 54। मतलब एक तरह से शक्तियों का बंटवारा कर दिया था। ये टोटल डिपेंड थी शक्तियों पे, इनको बांट दिया शक्तियों पे, शक्तियों को, शक्तियां थी ना उनको बांट दिया। यहाँ पे 59 तेरी, 36 तेरी, 54 तेरी। तो ये था अखिल भारतीय संघ की स्थापना का कंसेप्ट, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं हो पाया, ये क्योंकि रियासतों ने इसको मानने से मना कर दिया था। फटाफट इसको नोट कर लो एक बार, कॉपी बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इसमें भी 2-3 चीजें अभी तो, भारत परिषद था उसको समाप्त कर देगा। अवशिष्ट शक्तियां थी, जितनी जो अवशिष्ट शक्तियां थी उसको वायसराय के पास रहेगी, जितनी प्रकार की सारी अवशिष्ट शक्तियां। 2 चीजें हो गई। अब तीसरा क्या होगा कि ना ये जो एक्ट था ना वो प्रस्तावना ही नहीं थी इस एक्ट में। इस एक्ट में क्या था कि प्रस्तावना ही नहीं थी, बोलते हैं प्रस्तावना विहीन एक्ट था ये क्या था, प्रस्तावना विहीन एक्ट था। अब क्या होता है कि फिर ये इसमें ये पर बात करेंगे इंपीरियल बैंक। फिर क्या होता है कि एक आता है यंग हिल्टन आयोग, शाही आयोग, वो बोलता है कि हमें करनी है आरबीआई की स्थापना, क्योंकि जो देश की जो मुद्रा है उसको स्थिर रखने के लिए थोड़ा कुछ तो बैंक तो होना ही चाहिए, बड़ा बैंक, तो आरबीआई की स्थापना होती है। ये होता है, इसका एक्ट आता है 1934 में एक्ट आता है, लेकिन 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग ने की, इसका एक्ट कब आया। एक्ट अब आता है 1934 में, लोग करके आते हैं 1935 वाला, क्योंकि पढ़ते नहीं है अपन, बता रही है सारा। चलो टफ करता हूं मैं ना। तो कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट ले चलो कमेंट कर देना, आज इस वाले वीडियो पे कमेंट कर देना कंटेंट कैसा लग रहा है, क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, क्योंकि है कंटेंट लंबा है। इसमें 2-3 चीजें लिख लो। भारत परिषद समाप्त कर दी गई, जो भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद समाप्त हो जाती है, और जो भी जितनी प्रकार की जो अवशिष्ट शक्तियां है वो वायसराय के पास आ जाती है। अवशिष्ट शक्तियां ये चल जाती है वायसराय के पास में। पेन थोड़ा हल्का हो गया ना बहुत, मार्कर, चलो कोई ना। भारत परिषद समाप्त हो गया, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास चली। ये कैसा एक्ट था, ये एक प्रस्तावना विहीन एक्ट था। अब मैं क्या है ये वीडियो इसके बाद में क्या आएगा, एक इसकी जो 2 दिन बाद, ज्यादा नहीं दूंगा, इससे पक्का आपके बाद 2 दिन बाद ही है इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। 20-25 क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कंप्लीट करा के टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे 1857 की क्रांति। या क्रांति से 1-2 छोटे टॉपिक्स है जो अपने को समझना जरूरी है। अगर अपन प्रॉपर पढ़ रहे हैं ना, प्रॉपर पढ़ रहे हैं अपन, तो प्रॉपर के लिए थोड़ा सा 1-2 टॉपिक्स है जो मैं आपको बता दूंगा, फिर क्रांति चालू करेंगे, फिर आपको मजा ही लगे। पता है मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम कुछ ही पॉइंट नहीं छोड़ रहा। वो छोड़ के क्या करना है, क्रांति करा लेता मैं डायरेक्ट। ये तो पॉलिटी का पार्ट है, ये तो पॉलिटी का पार्ट है, फिर मैं करा रहा हूँ, क्यों, मेरा को कुछ पार्ट नहीं छोड़ना था। भारत परिषद समाप्त हो जाती है, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय, प्रस्तावना विहीन एक्ट है, क्योंकि प्रस्तावना थी नहीं। अब क्या होता है, बात आती है इंपीरियल बैंक की। इंपीरियल बैंक क्या था, 3 बैंकों का एक समूह था। 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक इसके अंदर आते थे। कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 3 बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक बना रहे थे, 3 बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक बना रहे थे। अब क्या होता है कि एक आता है कमीशन या आयोग, जिसको बोलते हैं यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग, जिसको बोलते शाही आयोग।
सेकेंड नेम है इसका शाही आयोग। ये बोलता है कि इसके, ये था आरबीआई की स्थापना करने वाला, ये था आरबीआई की स्थापना। तो क्या होता है, इंपीरियल बैंक चेंज हो जाएगा आरबीआई में। जो तीन थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन ना रहेंगे, सिर्फ एक रहेंगे। तो यंग इल्टन आयोग आता, भैया बोलेगा, ये आके बोलता भैया हम करेंगे आरबीआई की स्थापना, अब पुलिच करेगा आरबीआई की स्थापना। तो क्या होगा, एक एक्ट आता है 1934 का एक्ट, आरबीआई के लिए एक्ट आता है 1934 का। और बात है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। क्या, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। बस हो गया, और क्या है। इंपीरियल बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। एक आता है आयोग, आता है यंग मिल्टन आयोग, जिसको अपन बोलते हैं शाही आयोग। फिर ये आता, ये बोलता भैया हम करेंगे आरबीआई की स्थापना। जो इंपीरियल बैंक में तीन अलग अलग बैंक है, उनको एक जगह कर देते हैं। तो 1934 में एक्ट आता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसी चीज में क्या होता है कि जो आप जानते हैं, जो म्यांमार, पहले म्यांमार था, म्यांमार पार्ट था इंडिया का, म्यांमार पार्ट था इंडिया का, लेकिन इसी एक्ट के तहत वो अलग हो गया था। तो अलग होने की डेट भी लिख लो। बात है ये तो 1935 है ना, 1 अप्रैल की बात है, लेकिन 1937 लग जाएगा। 1 अप्रैल 1937 म्यांमार को, जिसको पहले बोला जाता था उसी समय बर्मा, भारत से अलग कर दिया गया। ये लो भैया, 1935 का भी खत्म, आत्मा हिला दी 1935 की अपन ने। मतलब सारा कंटेंट है, ऐसा ही नहीं छोटा मोटा भाई, ये कहीं से देख लेना, चाहे से किसी का पेड बैच ले लो, देख लेना, अपना कंटेंट ज्यादा ही मिलेगा। मेरा कंटेंट है ना, वो ज्यादा ही मिलेगा पक्की। हाँ, 1935 भी हो गया। अब अपन बात करेंगे 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। फटाफट नोट करो, 10 तक काउंट कर लेते हैं यार। 1 2, चलो नोट करो, काउंट क्या करूंगा मैं। चलो 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 चलो, अब बात करते हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये भी मिटेगा। अ, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब मतलब मैक्सिमम जो सारे एक्ट है ना, वो सारे खत्म हो गए। इसमें मैं क्या लिखाने वाला हूँ, जो क्लीमेंट एटली था उसने घोषणा कर दी कि भारत को आजाद करा, भारत को हम आजाद कर देंगे। फिर इसके बाद में जो वॉइस राय था, एक माउंटबेटन आता है जो इस चीज का विरोध करता है। मुस्लिम लीग विरोध करेगा तो एक माउंटबेटन आएगा, माउंटबेटन था, तो वो देखता है कि भैया करते हैं इसको अलग, और इसके लिए एक पेश करते हैं। मतलब उसने एक प्रस्ताव पेश किया कि भैया पाकिस्तान को अलग डोमिनियन बना देते हैं, भारत अलग डोमिनियन। पहले पाकिस्तान मेरा नाम नहीं था, ये था 2 डोमिनियन, ये थे। अब इसके बाद में क्या होगा, माउंटबेटन होता है, 2 डोमिनियन बनेंगे, भारत और एक पाकिस्तान। तब नाम पड़ा इसका भारत, इसका नाम पाकिस्तान। फिर क्या होता है कि जो भारत डोमिनियन है, इसका जो पहला गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल, वो होगा कौन, वो माउंटबेटन। बस इतनी नॉर्मल 4-5 बातें हैं जो उसको नोट करनी है। फटाफट लिखते जाओ। 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। क्योंकि क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो वहां पे एक पार्टी होती है, लेबर पार्टी, वो जीत के आती है। वो बोल रहे कि भैया हम जीतेंगे तो हम आपको आजाद करवा देंगे। तो वो ऐसे ही होता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में पीएम क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली। एटली क्या करते हैं, भारत को आजाद करने की घोषणा करते हैं।
कि क्या होगा कि भारत को आजाद कर दे, लेकिन इस घोषणा का विरोध करता है, विरोध करेगी मुस्लिम लीग, क्योंकि उनको चाहिए था अलग देश, उनको चाहिए था अलग देश। मुस्लिम लीग विरोध करेगी, भैया हमें चाहिए अलग देश, हमें चाहिए अलग देश। चलो मान लेते हैं, भारत वाले बोले चलो मान लो, तुम्हें ले लो पाकिस्तान नाम का अलग देश। अब क्या होता है कि इसमें अपन देखते हैं कि जो वायसराय पत्ता उसको समाप्त कर दिया, जो वायसराय पत्ता उसको समाप्त कर दिया गया। वायसराय पद समाप्त हो जाएगा तो उसमें दो डोमिनियन बनेंगे, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। चलो अब क्या लिखते हैं, वायसराय पद समाप्त। लेकिन क्या होता है कि अब ऐसा होगा ना, ये इसका डेट याद नहीं आ रही मेरे को, डेट निकल गई दिमाग से। 3 जून 1947 है, जून था, मेरे को डेट नहीं याद था कितना था। बात है 3 जून 1947 की। माउंटबेटन देखता है भैया, विभाजन प्रस्ताव लेके आता है माउंटबेटन, वॉइस रहता है पढ़ाई भारत तब। माउंटबेटन क्या लाता है, ये विभाजन प्रस्ताव। ये विभाजन प्रस्ताव आता है, इसके बाद फिर मान लेते हैं अपन, दोनों ही मान लेते हैं, भारत वाला मान लेता है, जो मुस्लिम लीग होती है वो मान लेते हैं, भारत की कांग्रेस मान लेती है। हाँ भाई ये है, ऐसा ऐसा है, विभाजन प्रस्ताव मान लेंगे। तो अब यहां से क्या लिख लेंगे, दो डोमिनियन लिख लेंगे, दो डोमिनियन बनेंगे, एक तो था भारत, एक था नल्ला पाकिस्तान, मरा हुआ पाकिस्तान। क्या यार पाकिस्तान, ये सूबे ने किसका नाम ले लिया यार, ये सूबे ने किसका नाम ले लिया। विभाजन प्रस्ताव, भारत हो गया और एक पाकिस्तान, एक तो हो गया भारत एक पाकिस्तान। अब क्या होगा, पाकिस्तान को जाने दो, छोड़ो, बाहर रह गया पाकिस्तान। अब क्या होगा कि भारत का जो गवर्नर जनरल, अब इनमें क्या होगा, दोनों में हो गया अब, लेकिन जो दोनों जो पद रहेगा, जो हेड रहेगा वो था गवर्नर जनरल। दोनों में कौन रहेगा, दोनों में रहेगा गवर्नर जनरल, गवर्नर, दोनों में रहेगा गवर्नर जनरल। अब भारत आजाद हुआ, भारत आजादी का मतलब पहले गवर्नर जनरल होते हैं, आजादी के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल जी वो था माउंटबेटन। ये है सवाल, बस हो गया है, काम पूरा, लास्ट एंडिंग, इसलिए खत्म है, टॉपिक खत्म है, एंडिंग पे चल रहा है, बस एक दो लाइन और है, ये एंड हुआ। आजादी का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन हो गया, माउंटबेटन, अरे बेटर लिख दिया यार, माउंटबेटन। ये काम पूरा हो गया। अब क्या होता है कि ये हो गया यार, हो गया, टॉपिक ही पूरा हो गया, अब क्या लिखा होगा। चलो आज का अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बड़ा टॉपिक था ये, क्योंकि आखिरी मारते थे, हालत पतली जाती है इनके। अब अपन नेक्स्ट है ना, एक दो टॉपिक चालू कर देते हैं, ऐसा करते हैं, पहले इसका क्वेश्चन करा दूंगा इस वीडियो के 2 दिन बाद ही, इस वीडियो के 2 दिन बाद, वापिस बोलो, इस वीडियो के 2 दिन बाद इसके क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, सारे 20-25 क्वेश्चन आगे करवा दूंगा, जो आधे घंटे में खत्म, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद मैं 1 से 2 टॉपिक और कराऊंगा, फिर अपन 1857 की क्रांति, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए थे सारे के सारे, सारी जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट बोलते हैं ना जिसको, वो सारी अपन कंप्लीट करके लेंगे, और फिर धीरे धीरे टॉपिक खत्म करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। बस लास्ट चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में, अंतिम पड़ाव पे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, गुड बाय।